तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इंडेक्स पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव इंडेक्स या रिलेटिव इंडेक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, लिखिए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, फाइंड the refractive index of a material. Find the refractive index of a material if the angle of incidence is 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, जहां पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखिए वहां एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 45, और एंगल आर कितना दिया हुआ है 30। आपसे कहा है बताओ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री, साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल हाउ मच 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, और साइन 30 क्या होता है 1/2। इसको सॉल्व करिएगा, क्या आएगा 2/√2, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू √2। ठीक है, तो जो n12 है, n12 आया, n21 आया, वो कितना आएगा √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है पता है 1.414। तो ये होगा 1.414, ये क्या होगा 1.414, तो वैल्यू आ जाएगा 1.414। देयरफॉर n21 का वैल्यू आएगा 1.414। और मैंने आपसे कहा भी था कि जब कभी भी लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बोले सर आपको कैसे पता चला रेयरर टू डेंसर जा रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, छोटा है। इसका मतलब ऊपर रेयरर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम। और जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को लाइट जाती है तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, बड़ा होगा 1 से कि छोटा होगा 1 से? बड़ा होगा 1 से। हमने लास्ट क्लास में बताया था कैसे, तो चाहिए देख लीजिए कैसे। n देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाइएगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। n21 इज इक्वल टू होता है v1/v2। डन। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तभी ये ग्रेटर देन 1 होगा जब v1 इज ग्रेटर देन क्या होगा v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये तभी होता है जब लाइट रे कहां से कहां ट्रैवल करती है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, क्योंकि रेयरर में स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर में स्पीड कम होगा। तो इस हिसाब से ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई, ये क्वांटिटी बड़ी हुई तो n21 भी क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। अभी जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये लास्ट क्लास जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसमें मैंने कहा था आपको कि जो n21 है वो तभी बड़ा आता है जब लाइट कहां से कहां ट्रैवल करता है, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी हमने वही प्रूफ किया। इसी का उल्टा क्या है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी का उल्टा क्या है सेकंड। ये हो सकता है कि n21 इज इक्वल टू, ये तो होगा v1/v2 ही, लेकिन ये क्या हो सकता है लेस देन 1 होगा। ये लेस देन कब 1 होगा, जब v2 जो है वो बड़ा हो जाए किससे, v1 से। v2 में स्पीड ज्यादा है और v1 में कम है। यहां पे v1 और v2 में ये रेयरर है और ये क्या है डेंसर है, यानी स्पीड लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, लेकिन यहां पर V2 में ज्यादा है और V1 में कम है,
इसका मतलब यहां पर लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर। लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर। और लाइट जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो आपका ये वैल्यू लेस देन 1 है, यानी n21 वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो जैसे ही वैल्यू आपका आएगा उसी से भी आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो वैल्यू आएगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही आया है या गलत आया है। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारा पिछले क्वेश्चन में कितना आया है, 1.414, वो ग्रेटर देन 1 है और होना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी कहां से कहां जा रही है, लाइट कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, आप लोग को पता ही है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन water is speed of light in water is 2.26 into 10⁸ meter per second. Find the refractive index of water. Find the refractive index of water. Find the refractive index of water. सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आगे आंसर 0 पॉइंट निकालिए। 0 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए। हाँ सर, न्यूमरेटर, हाँ 1 से आंसर बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो 0 पॉइंट तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा 100 पॉइंट। हाँ करिए, उसको डिवाइड दीजिए 300 बाई करके बताइए क्या आ रहा है। (1.33) is the correct answer. 1.33 is the correct answer. 1.33 सही आंसर है। कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? ध्यान से देखिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये किसके लिए है? अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना हो, यहां पर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है? ग्लास निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दिया हुआ था कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दिया है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा 300/226, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू आएगा 1.33। 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा 1.33। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 1.33 इज द आंसर। हाँ, अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में निकालना होगा तो उस वक्त हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम पहले लिखते हैं, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम फर्स्ट लिखते हैं एंड देन फर्स्ट मीडियम। n2/n1, n21 इज इक्वल टू n2/n1। अगला सवाल लिखिए,
जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन 2012 में सीबीएसई 2012 एंड 16 दो बार ये क्वेश्चन पूछा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2012 एंड 2016। अगला सवाल जो करा रहे हैं ये भी बोर्ड में ही पूछा हुआ सवाल है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट, light enters from air to glass plate. Light enters from air to glass plate. Air to glass plate मतलब rarer to denser, which has a refractive index of 1.5, which has a refractive index of 1.5, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालना है। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। बोलिए बाबू। 2 into 10 raised power 8 is the correct answer. 2 into 10 raised power 8 is the correct answer. और ये क्वेश्चन जो है 2011, 2012, 2014, 2019 सेम क्वेश्चन रिपीटेडली 4 बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। ठीक है, क्या करना है देखिए, बहुत सरल है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट सवाल में ही मैंने आपको बताया था कि ये n का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां पर n का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आप जानते हैं कितना होता है, 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। बस आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं पता। कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे शायद मैं स्पीड भूल गया हूँ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना था। तो Vg स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 कैन बी रिटन एज 3 और यहाँ पर 2, ये 3 से ये 3 कैंसिल। Vg इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या हो गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, सिंपल है। आपने बस ये फॉर्मूला ठीक से याद अगर रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी सवाल जो मैंने अभी पूछा है आपसे, मैंने बताया आपको कितनी बार पूछा है। ये काफ़ी अच्छा सवाल था, मतलब अच्छा सवाल तो नहीं है लेकिन कई बार पूछा है। 2010, 2011, 2014 और 2019 इतनी बार ये एक पर्टिकुलर सवाल पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है इस तरह का सवाल, और सिंपल ही सवाल पूछ रहा है, ज़्यादा टफ पूछता नहीं है, इसलिए भी सिंपल वाले सवाल आपको आने चाहिए। 2-2 नंबर में ये सब पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर and glass with respect to air. Water and glass with respect to air are 4/3 and 3/2 respectively. Are 4/3 and 3/2 respectively. If the speed of light in glass is, if the speed of light in glass
is 2 into 10 raised power 8 meter per second. Find the speed of light in air. Find the speed of light पहला in air और दूसरा in water, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ एक ही दिया है, कौन सा? आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये भी सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में और 2016 में। ये 2 साल आपको ये सवाल पूछा है सीबीएसई ने, तो अच्छा सवाल है, प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। कॉन्सेप्चुअली चलिएगा तो एकदम ज़रूर से आंसर आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और उसका क्या मतलब है, बस इतना अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, जरूर आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है? एयर का निकालना क्या है वो तो पता ही रहता है कि क्या आने वाला है, बस उसकी वैल्यू को सॉल्व करके निकाल देना है। आ गया आंसर? आपको सिंपली स्पीड ही निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो क्या दिया हुआ है अगर वो आप ठीक से समझ जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यस 9/4 2.25 करेक्ट। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना आया? तो आया कि ऐसे क्योंकि पता है आ रहा है। चलिए यहां देखिए, आपको देखिए दिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी ये आपका कौन सा मीडियम है? सेकेंड मीडियम है और ये आपका फर्स्ट मीडियम है, यानी इसको मैं NW/NA भी लिख सकता था, करेक्ट। अब मैं NW को क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, मैं इसे लिखूंगा C/VW होल डिवाइडेड बाई C/ ये नीचे वाले को क्या लिखेंगे? VA लिखेंगे। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू N2/N1। भाई N2/N1, N2 क्या है? वाटर है, तो दिस कैन बी रिटन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और एयर के लिए क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन, करेक्ट। अब इसको जरा सा सॉल्व कीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये दोनों कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? आपको बचेगा वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, यही बचेगा। अब ये आपको दिया हुआ है 4/3, तो ये आपको पता चल गया 4/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर आपको निकालना है और वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर ये, अच्छा मैंने पहले वाटर का कर दिया जबकि पहले ग्लास का देना चाहिए था, पर ठीक है एयर का भी तो निकालना ही होगा ना बिना उसके। तो पहले ग्लास वाला कर लेते हैं, ग्लास से एयर आ जाएगा ए से। एक मिनट, फिर आगे वो वाला पहले करना पड़ेगा क्योंकि
उसको पहले निकालना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास होल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन एयर। इसको सॉल्व करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ये आएगा वी ए बाई वी जी। ये क्या दिया हुआ है 3/2 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर नहीं पता, पर वेलोसिटी ऑफ ग्लास आपको क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, दैट इज 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। यहां से वेलोसिटी ऑफ एयर क्या निकल के आ गया, ये 2 से 2 कैंसल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या निकल कर आ गया, वेलोसिटी ऑफ एयर निकल के आ गया। अब मैं पीछे वाले बिट में जा रहा हूं क्योंकि वहां पे मुझे वेलोसिटी ऑफ एयर अब पता चल गया। वैसे मुझे पता है 3 × 10⁸, पर हम लोग जब तक निकाले नहीं है इस क्वेश्चन में तब तक यूज नहीं कर सकते, तो हमने पहले इसको निकाल लिया एंड देन वी हैव पुट द वैल्यू हियर, जो कि वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना आया अभी 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ वाटर हम नहीं जानते हैं, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं? एक आखिरी सवाल और करते हैं, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5th है पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air is, water with respect to air is 4/3 and water with respect to glass is 3/2 and glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to air? What is the refractive index of glass with respect to water? Glass with respect to water. Glass with respect to water. ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या है आंसर? 9/8 इज द करेक्ट आंसर। 9/8 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये 4/3 और 3/2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आपको बोला क्या है निकालने को? आपको बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालो? ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
बस मुझे ये सोचना है कि इन दोनों को मैं कैसे क्या डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करूं कि ये मेरा टर्म यहां पर बन जाए। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ये मुझे चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है NWA विच इज इक्वल टू NW/NA लिखा है, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा ये लिखा हुआ है NGA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मुझे क्या चाहिए, G/W चाहिए। तो ये वाला टर्म ऊपर रहना चाहिए और ये वाला टर्म नीचे। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं NGW को यहां पर ऊपर लिखता हूं NGA/NWA, ऐसा मैं लिखता हूं। ऐसा लिखने से क्या होगा, अगले पेज पर चलते हैं तो पता लगेगा। अरे ये सब क्या हो गया, ये कुछ पेज का हेरा फेरी हो गया है, कोई बात नहीं, मैं उसको लास्ट में ठीक कर लूंगा। यहां देखिए, तो हम लोग क्या किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोला था उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोला है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और जो वैल्यू हम लोग यहां देख रहे थे ये कितना है, NGA का वैल्यू पता है क्या 3/2, और NWA का वैल्यू पता है क्या 4/3। बस इन दोनों को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। तो NGW इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4 दैट इज 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ये वन ऑफ दी तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। खैर पहले आप ये सिंपल जो टेक्निक, मतलब पूरा एकदम ये कंसेप्चुअल मेथड जहां पे बिल्कुल एकदम सरल तरीके से चीजों को निकाला गया है, वो मेथड है। आया आंसर ये वाला। एक और तरीका अपना सकते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड आप यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड आप यूज कर सकते हैं। N आपको दिया है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इनटू N वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और तीसरा क्या पता है आपको, एयर वाटर, और N अगर नहीं, मुझे कुछ ऐसा बुद्धि लगाना है, मुझे कुछ ऐसा बुद्धि लगाना है कि ये सब कट पिट जाए और लास्ट में मेरे पास क्या बचना चाहिए, NGW बचना चाहिए। GW तब बचेगा जब G ऊपर लिखा रहेगा और W नीचे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई वाटर, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस दोनों को अगर मैं ठीक से लिख दूं तो ये हो जाएगा ना, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये क्या होगा, N वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। कैसे देखिए, NG/NA, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओ ठीक ही लिखा था मैं, NA/W होगा, NA/W। तो क्या लिखेंगे, A/NW विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NG/NW। ये एयर से एयर कट गया और आपके पास वो मिल जाएगा। अब ये इसका वैल्यू हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 4/3 इनटू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आपको क्या पता है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, पर ये क्या लिखा हुआ है, एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, NGW। आपको NGW बोला है, NWG बोला है, आपको सवाल में क्या बोला है निकालने के लिए, NGW GW ना। तो फिर यहाँ पे GW 8/9 कैसे आ रहा है, एक बात देखिए। अच्छा GA का वैल्यू क्या दिया है, 4/3 है, देखिए, और ये उसका रेसिप्रोकल
ये उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है तो ये आपस में कट गया और ये दोनों का रेशियो ये आ गया, तो यहाँ भी आना चाहिए ना 8/9। आंसर क्या है? आंसर क्या है? 9/8। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गड़बड़ तो कर दिए हैं लगता है, एक मिनट रुकिए। ये और ये उल्टा, वाटर का है 4/3 यार, लिखे भी आप अपने कॉपी में फिर भी गलत बता रहे। वाटर का है ना 4/3, वाटर का है 4/3, आप ग्लास में 4/3, हम पूछ भी रहे हैं फिर भी बता नहीं रहे हैं आप लोग। वाटर कितना है? ये है 4/3, ये कितना है? ये 3/2 है, क्या आ गया 3/2 इंटू ये उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4, ये हो गया Ng/Nw और ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा 9/8, तो ये आ गया Ngw। नहीं आया समझ? ये आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए हम लोग को ना ये बुद्धि लगाना है कि मुझे चाहिए क्या, Ng/Nw चाहिए, यानी G ऊपर होना चाहिए और W नीचे। मुझे कुछ ऐसा इन दोनों को अरेंजमेंट करके लिखना है कि G वाला टर्म ऊपर रहे और W वाला टर्म नीचे। तो ये तो क्या लिखेंगे Ng/Na लिखेंगे, इनटू अगर मैं इसे WA लिखता तो ऊपर W आता नीचे A आता, लेकिन मेरे को W कहां चाहिए, तो मैं इसको AW लिख दिया। AW लिखा तो AW ये कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है, अगर आप एयर टू वाटर जा रहे हैं और वाटर टू एयर आ रहे हैं, तो अगर वैल्यू आपका 4/3 है, कहां से कहां, वाटर टू एयर, तो जब एयर टू वाटर आएंगे तो वो 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो अब ये वाटर टू एयर आपको पता है, दैट इज 4/3, लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है एयर टू वाटर, तो एयर टू वाटर लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये 4/3 किस में कन्वर्ट हो गया 3/4 में, 3 × 3 9 एंड 4 × 2 8, और ये भी आपका आ गया। तो ऐसे भी आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा और वहां पे कॉन्सेप्चुअल है, एक एक स्टेप में चलते चलिए आंसर आ जाएगा। तो यहां थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू Ngw। तो ये वाला अगर आप लाइन लिख पाएंगे तो ये तो तुरंत आ जाएगा, तो ये 3 लाइन में आ गया। वेरे जब आप पीछे वाले मेथड से कर रहे थे तो वहां थोड़ा सा आपको ज्यादा स्टेप लगेगा सॉल्व करने में, पर कर तो आप दोनों ही तरीके से सकते हैं। हाँ, हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड भी किया तो वही लॉजिक से किया ना कि हमको Ng/Nw लाना है। अरे आप जो डिवाइड किए तो यही लॉजिक से किए ना, आपको Ng/N, ये आपको लाना था Ng/Nw। आपने ये सोचा होगा कि इसको क्या कर देते हैं, दोनों को ऊपर नीचे A से डिवाइड कर देते हैं, यही ना, ताकि ये क्या बन जाए Nga बन जाए और ये क्या बन जाए Nwa बन जाए। Nga का वैल्यू आप क्या जानते थे 4/3, और सॉरी Nga आप क्या जानते थे 3/2 होल डिवाइडेड बाई 4/3, 3/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/8। तो बुद्धि तो वही लगाए जो मैंने लगाया, आप लगा बुद्धि वही रहे हैं कि भैया हम उसका टर्म बना लें जहां पे ऊपर जी और नीचे W आ जाए। अरे आपने भी वही बुद्धि लगाया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है जैसे कि ऊपर जी और नीचे W आ जाए। पिछले वाले में भी हमने वही बुद्धि लगाया कि कैसा कुछ करना है जिससे ऊपर जी और नीचे W आ जाए। देखिए इस लास्ट वाले में भी इस स्टेप में थोड़ा सा परिवर्तन मैं कर रहा हूं तो आप ही वाला सवाल बन जाएगा। इसको कैन आई राइट 1/Nwa अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लिख सकते हैं। अब देखिए Nga इंटू 1/Nwa इज इक्वल टू Ngw। हुआ कि नहीं हुआ? इसका वैल्यू ही ना दिया हुआ है 3/2 इंटू इसका ही वैल्यू दिया हुआ है ना 4/3, ये किसके बराबर? तो आप लोग यही ना कर रहे थे, इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे, हमने भी तो वही किया है, बस लिखने का तरीका अलग था। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 3/2 इंटू
3/4 इज इक्वल टू NGW, और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 9/8। तो ये और ये एक ही चीज है, बस सोचने का आपका और मेरा फर्क अलग अलग था, पर किए हम भी वही आप भी वही, ठीक है, करना वही था। हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, नया हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो इस पेज को तो एक्सप्लेनेशन में यूज किए हैं, इसको हटा देते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू a glass slab, refraction through a glass slab। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में क्या है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इसमें क्या है। ये एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब पर कोई रे आकर इस प्रकार से इंसिडेंट कर रही है, ये आकर इस पर टकराई, और जब ये रे आकर इस लाइन पर टकराएगी, इस लाइन पर टकराएगी, तो इस सरफेस पर, किस सरफेस पर, यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचें, यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचें, ऐसा अगर एक नॉर्मल खींचे हम लोग, तो यहां से रे क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, एंड अगेन बाहर क्या है, एयर है। दिस इज विच मीडियम, this is a rarer medium, glass is which medium, this is a denser medium, and again air is what, rarer medium। तो यहां पर दो सरफेस पर इंटरेक्शन हो रहा है। अब जब वापस से, ये ऊपर वाला कौन सा कलर है, ये हाँ, अब वापस से यहां पे क्या है, यहां पे एक बार और क्या ले रहे हैं, यहां पे एक बार और, यहां पे भी तो नॉर्मल होगा, यहां पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब ये जब वापस से एयर में ट्रैवल करेगा, वापस से एयर में ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये कहां जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये ऐसा अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। यहां पर ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चूंकि ये दो पैरेलल लाइन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब ये फाइनली यहां से बाहर निकला है तो इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और तब जब हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं तो इस रे को जब हम लोग ना एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इस रे को जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, कौन से रे को, जो आपका ओरिजिनल रे था, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो रेज हैं आपस में कैसी हैं, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। डन, चलिए इसको वो कीजिए, कौन सा कलर अच्छा लगे, ये वाला कलर, मेरे को कलर ज़्यादा दिखता नहीं है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें डालेंगे तो, येलो तो पहले से है, ये वाला डाल, ये डालें, तो फिर कौन सा डालें, ऑरेंज कौन सा है, ये अच्छा लगेगा, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है,
गुड, गुड चॉइस, यू आर अ गुड चॉइस। बना लीजिए इसको। तो फिर उसके नीचे कुछ कहानी लिखना है और खेला समाप्त। बना लिए? जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। 2-3 लाइनें लिखनी है उसके नीचे। राइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास स्लैब obliquely, when a ray of light falls on a glass slab obliquely, obliquely के ब्रैकेट में लिखिएगा making an angle I, making an angle I obliquely, making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1. It emerges out of the glass slab, it emerges out of the glass slab, it emerges out of the glass slab, out of the glass slab, parallel to its original direction of propagation, emerges out of the glass slab parallel to its original direction of propagation. There is a shift, there is a shift in the path of the incident ray, there is a shift in the path of the incident ray known as lateral shift or lateral displacement of light. Lateral shift or lateral displacement of light, lateral shift और lateral displacement of light। यहां ध्यान से देखिए, अब एक कहानी जो सुना रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां एक कहानी सुना रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये कहानी समझ में आ गई लैटरल शिफ्ट की। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको ध्यान से देखिए। ऑन फर्स्ट सरफेस क्या हुआ है देखिए, ऑन फर्स्ट सरफेस आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। देखिए फोटो दिखाई दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये ग्लास है ना, ये Ng है और ये क्या है Na है, और वापस से यहां पे क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो लिखेंगे Nga। ये क्या लिखेंगे, साइन I बाई साइन R1 लिखेंगे क्या, और सेकेंड मीडियम में जब यही चीज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्लास, तो ये क्या लिखेंगे, वापस से एयर में आया है साइन E बाई साइन ऑफ R1, या R लिखिए, हम लोग तो वहां पे कन्वेंशन में R यूज किए हैं ना, तो हम लोग R ही यूज किए हैं तो R लिखिए। डन। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी NGA इज इक्वल टू 1 अपॉन NAG होगा ना। तो अगर ये अकॉर्डिंग, ये कौन सा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, तो क्या मैं इस GA के जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन I बाई साइन R लिख सकता हूं GA के जगह पर, और इसके जगह पे 1 अपॉन साइन E बाई साइन R लिख सकते हैं। करेक्ट लिखिए, गलती लिखिए, देखिए जरा, सेकेंड में लिखा सेकेंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम एयर है और उधर ग्लास है, GA को AG के बराबर लिख सकते हैं, N12 इज इक्वल टू 1 to 1, साइन R बाई साइन E होगा। हाँ मैंने वही, मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, तो है क्या गलती, साइन I बाई साइन R होगा ना, तो ऊपर क्या है R है और नीचे क्या है साइन I बाई साइन R,
सेकेंड सरफेस पे भी तो साइन आई बाई साइन आर होगा, तो आर बाई ई होगा ना, करेक्ट। यहां क्या होगा, आर बाई ई होगा, ये आर हो जाएगा और ये ई। तो सिमिलरली यहां पे भी करेक्शन करना होगा, ये क्या हो जाएगा आर और ये क्या हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा ई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा, क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा साइन ई बाई साइन आर, और साइन आर कैंसिल, साइन आई किसके बराबर हो गया, साइन ई के। और इससे क्या समझ में आता है कि एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर। समझ में आया, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। डन, ये लिख लीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। फर्स्ट मीडियम हो गया, बस 2 डेफिनेशन लिखना है और आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए, दिस शोज दैट इन अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, दिस शोज दैट इन अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रेज ऑफ लाइट, दिस शोज दैट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब the incident ray and emergent ray of light are parallel to each other, are what, parallel to each other। ये दोनों रेस क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ये कैसे पता चल रहा है, by these two angles becoming equal। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, और बीच में क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये करस्पॉन्डिंग, और जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो अगर एग्जाम में आ गया, प्रूफ कीजिए कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं, तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई प्रूफ करना है। ये डायग्राम बनाना है, और जो मैंने ये वाला प्रूविंग किया है ये प्रूफ करना। अगर ये बोल दे, ये तो बना है, बोलेंगे लैटरली डिस्प्लेस कर गया, लैटरली डिस्प्लेसमेंट मतलब वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने बोल दे भाई, वो तो आप एक्सपेरिमेंटल है ना, आप वहां पे जब लैब में जाके लाइट से वो ग्लास स्लैब में करते हैं, फिर पिन गाड़ के वो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। पता नहीं अभी 10th में आप लोग को करवाया गया होगा शायद, मुझे, हाँ, वैसे लाइट को पिन गाड़ के ऐसे करके एक स्लैब से देख के पिन गाड़ते हैं और दोनों, हाँ, तो नहीं वो हम लोग करते थे, मेरे को याद है जब हम लोग 10th में थे तो ये एक्सपेरिमेंट करवाते थे। क्यों, आप ऐसे स्लैब है, स्लैब से आप लाइट को देखते हैं और ऐसे करके पिन गाड़ते थे, और दोनों आपस में कैसा दिखाई देता था, पिन पैरेलल हो जाते थे, करते थे। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो हम तो अभी वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे, तो हम एक्सपेरिमेंटली बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स प्रूफ कर देंगे कि एंगल आई किसके बराबर है, एंगल ई के। और एंगल आई एंगल ई के बराबर है तो वो बीच वाली लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, है ना। पढ़े थे ना क्लास, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में पढ़े थे कि दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल किसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। पढ़े थे ना प्रॉपर्टी में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये आपको प्रूफ करने आएगा तो लिख देंगे, क्लियर। नाउ राइट लैटरल शिफ्ट, नाउ राइट लैटरल शिफ्ट, डेफिनेशन लिखिए लैटरल शिफ्ट का, लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ लैटरल शिफ्ट। व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, लिखिए, the perpendicular distance between the direction of original path of incidence, the perpendicular distance between the direction of original path of incident ray, the direction of original path of incident ray
original path of incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab, the emergent ray coming out of the glass slab, coming out of the glass slab, of the glass slab is called lateral shift, is called lateral shift. दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट कहते हैं. तो लैटरल शिफ्ट का डायग्राम आपको ध्यान है, दिस इज द डायग्राम ऑफ लैटरल शिफ्ट. ये डी किसको डिनोट कर रहा है, लैटरल शिफ्ट को डिनोट कर रहा है. तो ये ध्यान रखना है और ये डेफिनेशन है. हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग, हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द लैटरल शिफ्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटरल शिफ्ट. कुल 4 पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिखिए. लैटरल शिफ्ट varies, lateral shift varies. Point number 1, it is directly proportional to thickness of the slab, directly proportional to thickness of the glass slab, thickness of glass slab. जो ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस, मतलब ये देखिए, ये जो आपने स्लैब यूज किया है ना, इसका जो थिकनेस है, मान लीजिए इसको मैं टी मानता हूं, तो जो लैटरल शिफ्ट है डी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है. ये जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल के ऊपर भी ये क्या करता है, प्रोपोर्शनल है. देन पॉइंट नंबर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब. डायरेक्टली एक और चीज के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के. और एक और आखिरी पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 4. यह है, it is inversely proportional to wavelength of incident light, inversely proportional to wavelength of incident light. ये जो है ना, इसका डेरिवेशन हम लोग कहां पे करते हैं, क्लास 12th में करते हैं. इसका डेरिवेशन है क्लास 12th में. अभी बस आपको क्या रखना है, ये चारों फैक्टर ध्यान रखने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. वो भी क्या, इंसिडेंट जो आपका लाइट है उसके. डन. यहां तक हो जाने के बाद अगले क्लास में लेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया, यानी पूरा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब इसके अंदर हो गया. एक छोटा छोटा एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लोग को पढ़ना होता है, जहां पे सिक्का ऊपर क्यों दिखता है या पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वहां पे भी है, जिसको अपलिफ्टिंग बोलते हैं. तो वो हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ लेंगे जब आगे और कॉन्सेप्ट जब आएगा तो उसके अंदर हम पढ़ लेंगे. पर उसका भी कारण कुछ यही है, तो जब होगा देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे. पर याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अभी 2 कॉन्सेप्ट और पता है जो हम लोग
जब TIR बोल के कॉन्सेप्ट आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।